Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग सॉलिड स्टेट ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका एक चैप्टर है ना। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, अभी जो हमारा करंट जो सिलेबस आया है उसमें सॉलिड स्टेट के कुछ पार्ट हैं आपके ऐसे जो अदर पार्ट से आपके ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट मतलब अपने आप में ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, अगर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होंगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने के चांसेस होंगे, या फिर ब्रेज इक्वेशन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर आपके कुछ एक दो थ्योरीज में और पॉइंट्स होते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड से, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को काफ़ी बार मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में, ये जो चैप्टर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। तो कोशिश करते हैं इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें हम लोग टोटल सेशन की बात करते हैं, 7 सेशंस में इसको हम कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके जो सेशंस हैं वो और भी थोड़ा सा जल्दी से आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो सेशन 1 को आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन 1 में हमारी कुछ एम्स को लेके मैं स्टार्ट करूँगा, जिसमें पहला एम होगा हमारा टू इंट्रोड्यूस सॉलिड एज ए स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब आपका जो सॉलिड है क्या वो स्टेट ऑफ मैटर में किस तरीके से फिट होता है, किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाता है, उसको हम डिफाइन यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेकेंड, टू इंट्रोड्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है टू डिस्कस टर्म्स इन्वॉल्व इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये जो स्टेट है, ये स्टेट बच्चों आपकी मैटर की है ना। हम बात करते हैं सब्सटेंस की, जो भी हमारे नेचर में आसपास जो भी सब्सटेंस अवेलेबल हैं, उसमें से जो भी सब्सटेंस सॉलिड फेज को गेन करते हैं या सॉलिड फेज की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, है ना, तो वो जो सॉलिड स्टेट है, जो सॉलिड टर्म है, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो बेसिक टर्म हम लोग आज यहाँ से इंट्रोडक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बड़ा फर्स्ट पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन का यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सबसे पहले पॉइंट हम बात करेंगे सॉलिड्स को लेके, द मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 स्टेट्स। ठीक है, वैसे तो बेटा आपकी बोर आइंस्टाइन, ठीक है, और भी डिफरेंट आपकी स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, बट हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो मैटर्स बेसिकली या ब्रॉडली क्लासिफाइड ओनली इन 3 स्टेट्स, जिसमें से पहला आता है सॉलिड, देन लिक्विड, देन आपका है गैसेस। तो जिसमें से बेटा लिक्विड की बात करते हैं हम लोग, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, लिक्विड स्टेट वहाँ पे देख चुके हैं, गैसेस स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं, बचा है सिर्फ सॉलिड, तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ इंपॉर्टेंस को लेके, तो गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके जेई मेंस या फिर नीट के पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉलिड स्टेट की इतनी इंपॉर्टेंस खास आजकल नहीं रही है जनरली। पहले के अगर आप बात करते हैं अभी से 3 to 4 ईयर्स अगर पहले की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट से फिक्स से क्वेश्चन बना करता था, लेकिन अभी सॉलिड स्टेट को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो साइड में करते जा रहे हैं। जो हमारा एनटीए का भी नया कुछ जो भी एग्जामिनेशन जो पेपर से डिजाइन करने को लेकर जो बात आती है, उसमें सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन जनरली ना लेके वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कवर करेंगे डेफिनेटली। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड आपकी 3 है कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड एंड आपकी गैसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन एनी ऑफ दीज 3 फॉर्म्स डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, मतलब हमारे नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी डिफरेंट स्टेट्स प्रेजेंट हैं, हम बेसिकली बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी आपको आसपास दिखता है, अपने घर में दिखता है, बाहर दिखता है ना, कहीं भी आपको दिख रहा है आसपास, तो वो जो स्टेट है वो एक्चुअली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। भाई सॉलिड सॉलिड क्यों है, कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों है, पेन, पेपर, बुक, कॉपी, रबर, ये सब आपकी सॉलिड क्यों है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में क्यों है, स्टोर आइस में भी जाता है ना, वो डिफरेंट कंडीशंस पे जाता है। आपकी कोई भी गैस, जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस के फेज में क्यों है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन को समझने के लिए बच्चों हमारे पास 2 बेसिक फैक्टर्स हैं, ये हम लोग 9th और 10th क्लास में स्टडी करते हैं। जिसमें से पहला फैक्टर बच्चों आता है
दिस इज द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब समझो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपोज मान लेते हैं एक एटम आपका ये है और एक दूसरा एटम सपोज आपका ये है, ध्यान देना, अगर इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसकी वैल्यू बच्चों जितनी अधिक होगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज क्लोज आ जाएंगे, मतलब ये दोनों जो एंटिटीज हैं काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। अब जब क्लोज आएंगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल्स जितने क्लोज आते जाएंगे तो यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। और जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो फिर यहाँ पे जो वॉन्डरवॉल फोर्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वॉन्डरवॉल फोर्स की जो बात है तो वो बच्चों क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और वॉन्डरवॉल फोर्स जितना बढ़ेगा इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी को गेन करते जाएंगे जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके एंटिटीज होंगे, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। थर्मल एनर्जी का मतलब देखो, सम बेसिक पॉइंट समझो। थर्मल एनर्जी जो है वो क्या डिफाइन कर रही है, उसका बेसिक रिजल्ट क्या है कि पार्टिकल्स अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या है, दूर दूर रखना, ठीक है, पार्टिकल्स को दूर रखना। तो मतलब जितनी अधिक थर्मल एनर्जी होगी, मतलब आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की आपस में जितनी अधिक एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे स्टेबिलिटी कम होगी। अब एनर्जी जितनी अधिक होगी तो ऑब्वियसली वो उतना ही दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला फैक्टर है, किसी भी स्टेट को डिफाइन करना है तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चेक करना है, अट्रैक्शन को, या फिर हम रिपल्सन को भी इसके हम स्लैश करके फोर्स ऑफ रिपल्सन की भी बात कर सकते हैं कि रिपल्सन की वैल्यू जितनी कम होगी ऑब्वियसली अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अधिक अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूलर वेट उतना आपका। अब देखो मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स क्लोज आता जाएगा, अब क्लोज आने से क्या होंगे, एटम से क्लोज आने से क्या होगा, मॉलिक्यूल वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल बढ़ने से वॉन डेर वाल्स फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो आपको मॉलिक्यूल्स होंगे, एक एक कंडेंस फॉर्म बोल सकते हैं, एक हम एग्रीगेट फॉर्म बोल सकते हैं। तो उसका मतलब एग्रीगेशन होने से क्या होगा, डेफिनेटली आपको वो वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको सॉलिड फेज देखने को मिलेगी। देन आफ्टर थोड़ा सा कम होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लिक्विड मिलेगा, और सबसे बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आपको गैसेस फेज में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं। जहाँ पे थर्मल एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी मतलब आपको बेटा वहां पे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉलिड फेज मिलेगी। थर्मल एनर्जी की वैल्यू जितनी अधिक होगी मतलब वो गैसेस फेज में मिलेगा, और जो इंटरमीडिएट होगी बेटा वो लिक्विड फेज में देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर। ठीक है, जिसमें हम पहले स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप को होल्ड करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब सेकंड में पॉइंट की बात करता हूं। सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि सॉलिड्स को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, तो उसको लेके यहाँ पे बात करी जा रही है, क्या जो आपका सॉलिड का जो साइज है या शेप है, क्या उसके रिस्पेक्ट में आपका जो कंटेनर है उसकी आपकी वैल्यूज डिफाइन करी जाएगी, क्वेश्चन ये रहेगा। तो उसी को यहाँ पे इस लाइन से डिफाइन किया गया है। सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसा रहेगा, डेफिनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है इररिस्पेक्टिव, किसके रिस्पेक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस में रखे जाएंगे, उसके इररिस्पेक्टिव आपका क्या होगा, यहाँ पे उनका जो वॉल्यूम क्या होगा वो अपना डेफिनेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स होते हैं वो आपका आपसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि सॉलिड्स के पास क्या है, अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वहां पे जो डिफ्यूज करने की जो पावर है बेटा, वो जो नेचर है वो कहीं ना कहीं सॉलिड्स का ऐसा होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स परमिटिंग वेरी लिटिल स्पेस फॉर देयर मूवमेंट। तो वहाँ पे इतने क्लोज क्लोज बच्चों यहाँ पे अगर इस तरीके से रखे गए हैं तो आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस अवेलेबल ही है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे मूवमेंट आपका होने कोई भी चांस नहीं होगा इन केस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड्स हैव मच हायर डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी का मतलब मास टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, देन दैट ऑफ गैसियस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड कंपेयर में सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हायर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मोस्ट सॉलिड्स बिकम्स लिक्विड व्हेन हीटेड।
अगर सॉलिड को आप हीट करते हो तो बेटा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। सम अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं उनको अगर हीट करते हैं तो बेटा डायरेक्ट आपके क्या होते हैं, सॉलिड से गैस की फेज में चेंज, जैसे कैम्फर वगैरह कपूर जो होता है, ठीक है, जो पूजा के अंदर यूज करते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मिल्टिंग पॉइंट। मिल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मिल्टिंग। ड्यू टू वेरिंग नेचर ऑफ सॉलिड्स देयर मिल्टिंग टेम्परेचर आर कंसिडरेबली, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड्स के डिफरेंट आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यूज है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स देखने को मिलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में उनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है उसको बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत कंसीडर कर लेते हैं, मतलब कि उसके जो मेल्टिंग पॉइंट उसको बिल्कुल हम कंसीडर करते हैं और डिफाइन भी करते हैं उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एक बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन if the constituents arrange themselves in regular manner throughout the three dimensional network, मतलब 3D स्पेस की अगर मैं बात करूं तो x बाई जेड एक्सिस, ठीक है, x बाई एन जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है आपके एटम्स का, अगर वो 3D है मतलब एक रेगुलर पैटर्न में, साइंटिफिक पैटर्न में है, तो इसका मतलब बेटा वहाँ पे उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, काफी लॉन्ग पैटर्न में रहता है, तो इसको डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड इन एमॉर्फस सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूट इज नॉट रेगुलर, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रहता है, उसके बाद ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट रेंज ऑर्डर आपका अरेंजमेंट रहेगा। तो पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए होमोजीनियस सॉलिड। कैसे बच्चों, होमोजीनियस सॉलिड है, एक ही टाइप के आपके एटम्स का अरेंजमेंट होगा। इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या है, साइंटिफिक पैटर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बच्चों हम डायमंड के बारे में बात कर सकते हैं, क्वार्ट्ज के बारे में बात कर सकते हैं, NaCl, K2SO4, जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सब के सब बच्चों आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आपके डिफाइन किया जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ध्यान देते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए होमोजीनियस सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न इन ऑल डायमेंशन। बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट, द टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मैक्सिमम, ठीक है, दस इम्पार्टिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी आपकी मैक्सिमम होगी। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी इन्वॉल्व्स आयोनिक बॉन्ड। जब बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे जनरली आपको देखने को मिलता है आयोनिक बॉन्ड, बट कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत जगह देखने को मिलता है, बट आयोनिक बॉन्ड आपको प्रेफरल भी मतलब आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है, एज वेल एज बच्चों वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, a crystalline solid usually consists of a large number of small tiny crystals called unit cell, ठीक है। मतलब समझो, एक मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, हमारे पास सपोज मान लो कोई सॉलिड है कुछ इस तरीके से, इस सॉलिड को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ क्यूब की फॉर्म में, तो ध्यान देखना बच्चों, अगर इसे एक सपोज मान लेते हैं कि आपके पास ये सॉलिड है, और इस सॉलिड में अगर मैं बात करूँ सॉलिड कॉम्बिनेशन, ये सॉलिड किस तरीके से फॉर्म हुआ है, तो इसमें इनफाइनेट नंबर के आपके स्मॉल स्मॉल टाइनली क्रिस्टल्स आपके यहाँ पे कंबाइन हुए हैं, और कंबाइन होने के बाद इसने क्या किया है, वन यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया। मतलब आप ऐसे समझो कि सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए, तो वो रेफरेंस आपका यही है। कौन सा है बच्चों, आपका यूनिट सेल इज द रेफरेंस, ठीक है। अगर इसी यूनिट सेल का बार बार रिपीटेशन करते हो, बार बार इसे आप अरेंज करते जाओगे, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक बड़ा क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएगा, और वो कहीं ना कहीं सॉलिड फेज की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। तो लिखा है ईच हैविंग ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न व्हिच रिपीट पीरियडिकली ओवर एंटायर क्रिस्टल, जो मैंने बताया अभी, सो एक्सिबिटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है, crystalline solids have sharp melting point and having the definite heat of fusion, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी यहाँ पे कैसी होती है आपकी, सेम होती है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स बोले जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन कटिंग गिव्स ए ग्लीन क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या है, शार्पनेस, ठीक है, वो आप ही क्रिएट करते हैं।
नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न की बात करो, अगर इस तरीके से मान के चलो मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उसको लेके हम बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करोगे तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे आपकी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप के हम बेटा बिहेवियर क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी। डेंसिटी की बात कर सकते हैं, तो डेंसिटी आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट देखने को मिलेगी, तो ऐसे हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। एंड द सब्सटेंस एग्जिबिटिंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। एंड द प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग एनिसोट्रॉपी। समझ में आ गया ये पॉइंट? यस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 9 पॉइंट, टू और मोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है कि भाई जो भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आपको यहाँ पे गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है या फिर आपके सामने दिए गए हैं, तो अगर उनका जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर बच्चों सेम होता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोमॉर्फस। मॉर्फस का मतलब बच्चों होता है आपके स्ट्रक्चर को लेकर, पैटर्न को लेके। तो आइसोमॉर्फस सब्सटेंस कंटेन constituents atoms of same atomic ratio, it is very very important। सेम एटॉमिक रेशियो के अंदर आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंट एटम्स। एग्जांपल देखो NaF MgO, रेशियो देखो 1:1 में है। NaNO3 CaCO3 1:1:3। चेक करो यहाँ पे NaNO3 में कितना सोडियम है 1, कितने नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, CaCO3 की बात कर लो, कैल्शियम कितना है 1, कार्बन कितना है बच्चों 1, ऑक्सीजन कितना है 3। समझ में आ रहा है? इस तरीके से K2SO4 को ले लो आप, K2SeO4 को ले लो तो 2:1:4 दिख रहा है। Cr2O3 और आपका Fe2O3, यहाँ भी 2:3 देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एक्सेप्शनल को लेके। NaCl एंड KCl हैव ऑल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, मतलब सेम एटॉमिक रेशियो, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट आर नॉट आइसोमॉर्फस। आप समझो, आप ध्यान से, जब मैं बात कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं अगर वो आपके सेम रेशियो में प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस। तो NaCl और KCl को फिर आइसोमॉर्फस क्यों नहीं बोलते हैं भाई? इनके रेशियो की बात कर लो तो 1:1 आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी आपको 1:1 मिल रहा है, तो फिर इनको हम आइसोमॉर्फस क्यों नहीं बोलते हैं? इवन इनके बारे में बताऊँ तो इनका जो एटॉमिक का जो साइज का जो रेशियो है वो भी लगभग काफ़ी क्लोज रहता है। सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है आपका, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती हैं, बट ये आइसोमॉर्फस नहीं है। इसके हम पॉइंट को यहाँ पे पढ़ेंगे। ए सिंगल सब्सटेंस दैट crystallizes into or more form undergoing different condition is called polymorphous। ठीक है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करते हैं, आपको यहाँ पे पॉलीमॉर्फस आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में आपको ये दो से अधिक अगर आपको वहाँ पे कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फस बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा NaCl KCl को ध्यान देना, ठीक है। अब इसका जो अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये आइसोमॉर्फस क्यों नहीं है, तो आइसोमॉर्फस ना होने के पीछे रीजन क्या होता है, जब ये कंपाउंड किसी भी कंडीशन में लेके जाओगे अपनी दोनों जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेटली आपकी सेम है, बट यहाँ पे इनके जो कुछ स्पेशल बिहेवियर हैं है ना स्पेस के अंदर, वो इनके जो करेक्टर हैं जो बिहेवियर हैं वो आपके डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब इसमें अगर आप इसकी केमिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो लगभग आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को लेके बात करता हूँ वो भी काफ़ी अप्रॉक्सीमेट आपको सेम मिलता है, बट यहाँ पे रेशियो भी आपका सेम है। लेकिन इनका जो बच्चों अरेंजमेंट है, ध्यान दो, इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिफाइन करता है कि ये आपका आइसोमॉर्फस नहीं है। तो अरेंजमेंट इन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है NaCl और KCl का वो टोटली डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल में, तो कार्बन हैज अ एलोट्रोप्स ग्रेफाइट डायमंड, सल्फर हैज 2 पॉलीमेरिक फॉर्म मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, हम लोग सल्फर के बारे में पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन फैमिली में। CaCO3 एंड SiO2 हैव द 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आने वाला आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड को स्टडी कर देंगे। The substance that appear like solids but do not have perfectly ordered crystalline structure and no regular arrangement of constituent particle
इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। जैसे आपको पता है रबर हो गया, ग्लास हो गया, है ना, आपके पेपर हो गए, तो ये सब के सब आता है एमॉर्फस के अंदर। ठीक है, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी टार हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड वाटर। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है आपके एमॉर्फस सॉलिड्स के। ठीक, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। इसमें पहला पॉइंट आता है आपका एमॉर्फस सब्सटेंस एपियर्स लाइक सॉलिड। वो एपियर्स की तरीके से दिखते हैं, मतलब वो आपके सॉलिड के तरीके से दिखते हैं, ऐसे एपियर्स होते हैं, बट दे डू नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हेंस दे आर नॉट रियल सॉलिड्स। आप देख सकते हो जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल देते हैं। तो सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया, स्यूडोज, इसको हम स्यूडो सॉलिड्स के नाम से बोलते हैं, फॉल सॉलिड्स के नाम से बोलते हैं, और जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये सॉलिड के तरीके से दिखते हैं, बट सॉलिड आपके होते नहीं है। जैसे आपकी रबर देख लो, ठीक है, रबर को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो बच्चों कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी चेंज हो रही है। तो एक्चुअली सॉलिड में तो ऐसा होता नहीं है। जैसे प्लास्टिक के अंदर हो गया, ग्लास हो गया, बटर हो गया, तो ये सब सॉलिड्स की तरह दिखते हैं, बट सॉलिड्स होते नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड, इन एमॉर्फस सॉलिड्स डज नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, साइंटिफिक पैटर्न्स, साइंटिफिक पैटर्न्स को होल्ड ना करना, तो बेटा वहाँ पे आपको ये एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी दिखेगी। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव ओनली सॉल्ट रेंज ऑर्डर। सॉल्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी, सेम प्रॉपर्टीज। जैसे सपोज आपका P1 वाला प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी P2 मिलेगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी P3 मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टीज आपकी कंटिन्यूस चेंज होती जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट रेंज ऑर्डर की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, नेक्स्ट, hence periodically repeating regular pattern is only over a short distance. Short distance is very important key point. Next, regular patterns are scattered and hence arrangement is distorted. Next, amorphous solids are called supercooled liquid of very high viscosity और pseudo solid का मतलब false solid. ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इसलिए की पॉइंट है आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज do not change which change in direction, hence amorphous solids are isotropic in nature। कैसे होते हैं बच्चों, वो क्या थी बेटा, एनिसोट्रोपिक, ये थी आइसोट्रोपिक। ठीक है, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो करते हैं, ठीक है, जो फ्लो करने की टेंडेंसी को होल्ड करते हैं, एंड वेरी स्लोली फ्लोट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के बेटा, ग्रेविटी अगर आपका प्रेजेंस होगा तो उस केस में काफी स्लोली आपका फ्लो आगे करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट जो क्रिस्टलाइन उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हेन कट दे स्प्लिट इनटू पीसेस विद रेगुलर एंड रफ सरफेसेस। ठीक है, उसमें आप पे क्या होंगे, ये आसानी से कट हो जाएंगे, बट यहाँ पे रफ या इरेगुलर सरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मेल्टिंग पॉइंट, किल्बेज प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, एनिसोट्रॉपी, नेचर एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स। उसके बेस पे यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, डिफरेंस दोनों के की पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स क्या है। तो यूज के ऊपर अगर मैं फोकस करूँ तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। The most widely used amorphous solids are the inorganic glass। इनऑर्गेनिक ग्लास जो है बच्चों वो आपका सिल्का के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, वो आपका एक्चुअली में जो सिल्का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन है, हाउस वेयर्स हैं आपकी, या फिर लेबोरेटरी वेयर्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक ग्लास का यूज करते हैं जो आपका प्रॉपरली एमॉर्फस है। नेक्स्ट है यूज्ड एज रबर इन मेकिंग टायर्स। रबर का यूज करते हैं टायर के लिए। रबर बेटा क्या एमॉर्फस सॉलिड है। शूज के सोल्स में करते हैं। नेक्स्ट है यूज इन प्लास्टिक, ये भी आपका क्या एमॉर्फस है प्लास्टिक। एमॉर्फस सिल्का यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब फोटोवोल्टेक जो सेल होती हैं, फोटोवोल्टेक सेल के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिलिकॉन का यूज करते हैं, सिलिका की सेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है, तो ये भी कैसा है, एमॉर्फस है। तो इसका यूज हो गया, इंपॉर्टेंट यूज है, बेसिक यूज है, डेली यूज में आता है। अब आते हैं एनिसोट्रॉपी की डेफिनेशन पे। तो एनिसोट्रॉपी में क्या है, एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था। अगर मान के चलो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ बच्चों, ए से बी या सी से डी, तो यहाँ पे अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज दिख रहा है, ध्यान दो, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज दिख रहा है तो उसको बोलेंगे एनिसोट्रॉपी। लेकिन अगर चेंज नहीं दिख रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, जो अभी मैंने हम लोगों ने देखा था। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग कवर करते हैं, देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। दस प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से, देखो ए एटम है, बी है, देन ए, देन बी, देन ए, फिर से देखो यहाँ पे बी ए वी ए देन वी, फिर ए बी इस तरीके से अरेंजमेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स फॉल ऑन द वे ऑफ मेजरमेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप इस डायरेक्शन की मूव करो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, सिर्फ ओनली ए टाइप मिल रहा है एटम्स। अगर आप यहाँ से अगर इधर ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बी ए टाइप मिल रहा है, ध्यान दो, बी ए टाइप मिल रहा है। तो आप डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर दो, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आपके एटम के पैटर्न दिख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एनिसोट्रॉपी। हैंस द कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चेंज विद डायरेक्शन चेंजिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर बड़ा ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम आइसोट्रॉपी की तरफ। तो आइसोट्रॉपी को समझने की कोशिश करते हैं। आइसोट्रॉपी में द एबिलिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की थी, एमॉर्फस सॉलिड, द एबिलिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड टू हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी, है ना। किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेवल करो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन, मतलब कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, आपको इस तरीके से कहीं भी आपको इस तरीके से रखे मिलेंगे, ये आप समझ लो। फिर रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं, तो इधर जाओगे तो भी आपको सेम प्रॉपर्टीज, इधर जाओगे तो भी सेम प्रॉपर्टीज। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम मिलने वाली है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल एक्सपांसन हो गया, ये सब के सब आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं हम एमॉर्फस सॉलिड्स को आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेसिक डिफरेंस फटाफट से देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दे हैव क्रिस्टलाइन के अंदर दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आपको रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, साइंटिफिक पैटर्न मिलेगा। एमॉर्फस में क्या होगा, दे डू नॉट हैव पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड दस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। सेकेंड डिफरेंस की बात करेंगे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड चेंज एब्रप्टली इनटू लिक्विड। नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट चेंज इनटू द लिक्विड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। एनिसोट्रॉपिक के बारे में बताया मैंने, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट डायरेक्शन। एमॉर्फस की बात करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक बिकॉज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल डायरेक्शन इन सेम। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स, और ये बच्चों होते हैं आपके स्यूडो सॉलिड्स का मतलब फॉल्स सॉलिड होते हैं, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड एंड देयर शेप इज नॉट डिसऑर्डर्ड बाय माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स, ठीक है, आसानी से उनका जो आपका शेप है वो चेंज नहीं होता है उन्हें अप्लाइंग द फोर्स। एमॉर्फस सॉलिड्स बेटा आपके रिजिड नहीं होते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, वहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिस्टल्स आर, बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स आर बाउंड बाई प्लेन फेसेस, द एंगल बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक अरेंजमेंट की बात करूँ कुछ इस तरीके से, तो ये आप अरेंजमेंट यहाँ पे देख पा रहे होगे इस तरीके से। तो एक फेस तो समझो आपका ये हो गया, ठीक है, वन फेस, ठीक है, ये वाला फेस। और नेक्स्ट फेस अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो एक फेस आपका ये हो गया। तो इसके बीच का ये जो थीटा एंगल आपको मिल रहा है ना, इसी एंगल को बोलते हैं हम इंटरफेशियल। फेशियल का मतलब क्या है, फेस। तो टू आपके जो एडजेसेंट फेस है उसके बीच के एंगल को बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। फॉर ए गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इट इज ए डेफिनेट एंगल एंड रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट नो मैटर हाउ द फेस इज डेवलप। When a crystalline solid is hammered, it break into smaller crystals
टू द न्यू ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे NaCl है, KCl है, शुगर है, क्वार्ट्स, इनको आप अगर यहाँ पे अगर आप इसे हिट करते हो तो हिट करने बच्चों ये क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे और न्यू क्रिस्टल्स आपके ज्योमेट्रिकल शेप आपके क्रिएट हो जाएंगे। इसकी बात करते हैं एमॉर्फस को लेके। तो एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव वेल डेफिनेट प्लेन्स नहीं होते हैं इसमें। व्हेन एन एमॉर्फस सॉलिड इज ब्रोकन, द सर्फेसिस ऑफ ब्रोकन पीसेस आर जनरली एंड नॉट फ्लैट एंड इंटरसेक्ट्स एट रैंडम एंगल। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी सिमेट्री। जैसे प्लास्टिक, ग्लास, आप लोग पता है ना, प्लास्टिक को अगर आप ब्रेक करते हो, हैमर करते हो, तो प्लास्टिक में देखो आप बहुत डिफरेंट एंगल से क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। जैसे ग्लास आपको देखा होगा, ग्लास अगर हिट करते हो तो वो भी डिफरेंट एंगल से ब्रेक होता है। रबर में अगर आप कुछ भी करते हो या अगर आप खींचते हो या कुछ भी उसमें करते हो तो वो भी आपकी डिफरेंट एंगल से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये जाती बेसिक डिफरेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम बच्चों यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो बेसिकली आपके जो टाइप्स होते हैं उसमें पहला आता है आपका मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, सेकेंड आप अगर मैं यहाँ पे इसको क्लासिफाइड करूँ तो फर्स्ट आपका आता है मॉलिकुलर सॉलिड। इससे बड़ा सब टाइप होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। सेकेंड आता है आपका पोलर। इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को होल्ड करने वाले मॉलिकुलर सॉलिड्स। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट कैटेगरी की आपके सब टाइप हो गई। सेकेंड की बात करते हैं तो प्रॉपर मिलते हैं यहाँ पे आपके आयोनिक सॉलिड्स। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो मिलते हैं मेटालिक सॉलिड। फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं तो मिलते हैं आपको कोवैलेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके 4 टाइप्स के आपको यहाँ पे सॉलिड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बारी मैं देख रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स ऑफ। पहला आपका यहाँ पे लिखा है मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, इसमें पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वो मैंने आपको बता दिया 1 2 3। नेक्स्ट इज आयोनिक, मेटलिक एंड आपकी कोवैलेंट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड की तरफ। ओके, तो मॉलिकुलर सॉलिड की हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट। तो मॉलिकुलर सॉलिड में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इन द क्रिस्टलाइन मॉलिकुलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑफ सेम कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टल्स फॉर्मेशन and the nature of intermolecular force of attraction between neighboring molecules, they are further subdivided। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बेस पे जहाँ पे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जा रही है जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहली कैटेगरी आती है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नॉन पोलर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बच्चों देखने को मिलता है आपको डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। वो जो मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं वो डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स, मतलब नोबल गैस के बारे में बात करो, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक डायटोमिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, CH4 हो गया। ये भी सबके क्या है आपके नॉन पोलर मॉल, कहीं पोलरिटी देखने को जनरली नहीं मिलती है। ठीक है, यस। तो आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक CO और अदर हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड बात करते हैं, दे आर फाउंड बाई रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एंड आर इन यूजली गैसियस स्टेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर। ये इसके आपकी स्टेट हो, गैसियस स्टेट के फर्स्ट फेज में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, इन दीज एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। बहुत ही वीक फोर्स होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वंडरबॉल फोर्सेस। बहुत ही वीक फोर्स है, उस फोर्स से क्या होते हैं यहाँ पे अटैचमेंट आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, जिसमें आर्गन हो गया, CCl4 हो गया है, डाईहाइड्रोजन हो गया, आयोडीन I2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब के सब सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट का काफ़ी आपका लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एस पोलर मॉलिक्यूल्स exist in gaseous state, polar molecule solids is obtained by subjecting the gas high pressure and low temperature। एक्चुअली ये जो कंडीशन है, ये आपकी जो कंडीशन आपको पता होगा
तो एलसी प्रिंसिपल, ली चटेरियर प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स के फेज में अगर यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी गैसियस स्टेट को लेके, अगर आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पोलरिटी को होल्ड कर रहे हैं, गैसियस स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में पोलर मॉलिक्यूल्स के जो सॉलिड्स होंगे वो ऑब्टेंड हम कर सकते हैं सबजेक्टिंग द गैस को बेटा हाई प्रेशर एंड आपका लो टेम्परेचर। अगर प्रेशर हाई करोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज आएंगे बेटा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर पोलरिटी देखने को मिलेगी, और टेम्परेचर आपका लो तो होना ही चाहिए। दिस इज अ बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जो आपके मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ये बेटा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से अटैच होते हैं। किससे? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से क्या होते हैं, आपके अटैच्ड होते हैं। ये देखो, ठीक है। और ये जो आपका फोर्स है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ये बेसिकली लंडन फोर्सेस से थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्गर फोर्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे HCl है, SO2 है। देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, पोलरिटी मिल रही है, यहाँ पे H माइनस, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। फिर से यहाँ पे जो HCl आएगा तो उसके पास बेटा पोलरिटी होगी, ये आपका नेगेटिव पार्ट, ये आपका पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड विद बेटा, कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्की सी आपको क्या मिलेगी, एक तरीके से बाइंडिंग फोर्स देखने को मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे HCl आपके डाइपोल के फेज में एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक HCl के पास डाइपोल है, दूसरा HCl उसके पास डाइपोल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ SO2 के बारे में, तो देखो सल्फर डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो इस तरीके से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे पोलरिटी मिलने वाली है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक है तो ये माइनस, ये आपका प्लस, तो यहाँ भी पोलरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप पोलरिटी मिली, इसलिए यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, तो उस केस में आपको लंडन फोर्सेस प्रॉपर देखने को मिलता है, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, इन पोलर मॉलिक्यूल्स देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज इन विच द अपोजिट चार्ज ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स आर बॉट क्लोजर। द फोर्स होल्डिंग बाई दीज मॉलिक्यूल्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस। दीज सॉलिड्स शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, पहला आपका सॉफ्ट, ये आपके सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वेरी लो नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर कंपैरेटिवली हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, जो हम लोग अभी देख चुके थे, बट लोअर देन आयोनिक एंड मेटलिक सॉलिड्स कंपैरिजन में इसका कैसा होता है, लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बेटा, दे पॉसेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इनके पास बेटा पोलरिटी के देखो, पोलरिटी के पास एक्चुअली यहाँ पे पोलरिटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो बेटा आपके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर्ड हैं, इनका एग्जैक्ट मूवमेंट किधर होगा बच्चों, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पे परमानेंट पोलरिटी देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है आपका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को लेके। तो इसमें देखो बच्चों, आपको नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो इसमें जो बॉन्ड मिलने वाला है, जो अट्रैक्टिव फोर्स मिलने वाला है, वो क्या होगा, वो आपको मिलने वाला है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने वाली है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आइस की फेज में, फिजिकल इसका नेचर आपका हार्ड होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, इन दीज सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लिंक टू डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा कौन कौन से होने चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आपका फ्लोरीन। एग्जाम्पल मैंने बताया था सॉलिड आइस, ऐसे आपका अमोनिया हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट है, इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इज बॉन्डेड बाई द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स। तीसरा है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ H बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, देयर एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया था अभी आपको, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड एंड नॉन पोलर सॉलिड्स, दे सॉलिडिफाइड ऑन कूलिंग करते हैं तो बेटा सॉलिडिफाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आपका अमोनिया, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड की फेज में। तो आज इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो भी पॉइंट आपके आने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट हम लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।